1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना की जांबाजी की अद्भुत मिसाल है। जब पाकिस्तान के तमाम शहर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से थर्रा गए थे। At 7 in the morning, the Indian Air Force joined the fray. और थल सेना ने जमीन पर दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए उन्हें केवल 13 दिनों में ही हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। और पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नए मुल्क बांग्लादेश ने जन्म लिया। And I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. लेकिन जब देश के तमाम लोग इस जीत की खुशियां मना रहे थे, उस वक्त बहुत से परिवार अपनों के लिए परेशान थे। ये वो परिवार थे जिनके घर का कोई न कोई सदस्य सेना की वर्दी में दुश्मन से जंग करने निकला था। लेकिन उनके परिजनों को ना तो उनकी शहादत की कोई खबर थी और ना ही उनके जिंदा होने का कोई सबूत। वो सब बाद में मिसिंग इन एक्शन माने गए और आज तक वो मिसिंग ही है। जब अवशेष नहीं मिले तो कोई परिवार कैसे मान लेगा कि युद्ध में शहीद हुए? तो तुम्हें पता है कि यस इज नो मोर, लेकिन हम तो बहुत दुख और दर्द से जिए हैं। मेरी शादी 70 में ही हुई, मई 70 में। जब शादी हो रही थी, जयमाला के टाइम में इज आस्किंग मी, अभी भी सोच लो, थिंक अबाउट इट, यू विल बी माय सेकंड वाइफ, यू आर नॉट माय फर्स्ट वाइफ, फ्लाइंग इज माय फर्स्ट वाइफ, यू आर माय सेकंड वाइफ, इज इट ओके? सेड ओके। शादी हुई को हो गया था कोई 8 साल। 1971 में दिसंबर में मैं अराउंड 2.5 years की थी और मेरी जो छोटी बहन है वो 1 साल की थी। विपुल जबलपुर में हुआ 12 सितंबर 1971। तब ये 20 ही दिन का था, तो इन्होंने कहा कि अब छुट्टियां बिल्कुल नहीं हैं तो वापस आना है, और ये मुझे लेने के लिए आए। तभी शुरू हो गया था कि शायद लड़ाई हो सकती है। सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी और हम लोगों को कहीं जगह ही नहीं मिली थी। ट्रेन में कहीं पूरा सब फुल चल रहा था। किनारी बाज़ार में हम उस दिन थे 3 तारीख, और तभी एकदम से ये रेडियो में वहीं बाज़ार में ही न्यूज़ आई कि कहीं बम्बार्डमेंट हुआ है। इन्होंने उसी वक्त स्कूटर स्टार्ट किया और कुछ बोले भी नहीं, और हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद में मुझे छोड़ा घर में और ये अपने ड्यूटी पे चले गए। 3rd को एकदम से सडनली पाकिस्तान से स्टार्ट हो गई थी वॉर, तो उन्होंने कर दी। फिर ये लोग वेट कर रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग का। कुछ ऐसे आसमान में लाल नीली लाइटें जल रही थी, तो पड़ोसियों ने सबने पूछा कि भाई ये क्या? बोले कुछ नहीं, बारात कुछ निकल रही है। लेकिन असल में वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की लाइटें थी, जो बाद में हमको पता चला। मेरी 3 महीने की छोटी बेटी थी और हमें था कि सबने, ये स्टाफ होता है कि ट्रेंचेस में रुकने के लिए बोला हुआ था। तो मैं वहाँ पे बच्चों को लेके, तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, इतना सर्दी है, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रेंच में कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू यू, ऐसे बच्चे को लेके नहीं जाना है। मतलब इतना ये लोग ब्रेव होते हैं, डर नाम की चीज़ हमारे को छू के ही नहीं जाती। और वैसे भी आपने जब फौज में एक यूनिफॉर्म वाले से शादी करी है, तो आपको खुद को इतना भरोसा और इतना कुछ होता है कि इन्हें कुछ नहीं होगा, जो भी है
वापस आएंगे ही आएंगे। वो लड़ाई शुरू हुई, कुछ दिन छुट्टी काट के घर पे लौट गए। 3rd को फिर जब स्टार्ट हुई तो हम 4th को कार में अपने बच्चों को लेके बस वही बच्चों के कपड़े उठाए और वापस जलंधर के लिए जब आई, दैट वाज आवर लास्ट दिस थिंग। बट देन ही इज हगिंग एंड टेलिंग मी नथिंग विल हैपन। मैंने किचन में जाके अपना हल्दी और थोड़ा सा चावल से इनको टिक्का करा और मैंने कहा कुछ नहीं होना चाहिए इन बच्चों के लिए, हाँ नथिंग विल हैपन टू मी, नथिंग विल हैपन टू मी करके और हग करके, एंड दैट वाज लास्ट दिस थिंग। 3 दिसंबर को 1971 जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी तो हुसैनी वाला क्षेत्र से पाकिस्तान की आर्मी अंदर आ गई थी और एक सरप्राइज़ अटैक था। तो उसमें काफ़ी मेहम हुआ और काफ़ी लड़ाई चली पूरी 3rd की रात को और 4th दिसंबर की रात को वो चलती रही और उसमें बहुत ही लोग मारे भी गए। वहाँ एक ब्रिज था वो ब्लो अप हो गया, तो ये जो लोग थे ये फंस गए थे पाकिस्तान की साइड पर ब्रिज के अक्रॉस। और पाकिस्तान के भी कई ऑफिसर्स, बल्कि 9 ऑफिसर्स मारे गए थे और कई और भी शहीद हुए थे। तो इसमें कई लोग हमारे 15 पंजाब के पकड़े गए। तो उसी में मेरे फादर और मेजर कवलजीत सिंह संधू ये दोनों ऑफिसर्स मिसिंग हो गए। सानू आया ਲੈਟਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਲਟਨ 15 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣੇ 70 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ये रोज़ जाते थे और दूसरे दिन ही शाम को जरा सी देर के लिए आते थे और आके बस यही बताते थे कि इधर हमने यहाँ पे कुछ गिरा है। ज़्यादा बात भी नहीं करते, अपना काम करते रहते थे। उस दिन 9 तारीख को जब इधर से जाना बंद हो गया और राजस्थान की तरफ जाना शुरू किया तो 8 या 9 तारीख को ये जब शाम को गए, दूसरे दिन फिर लौट के नहीं आए। 9 को भी इनका कोई मिशन था, ही वाज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट मिशन, और वहीं पे भी पठानकोट में भी वाज अ कमांडिंग ऑफिसर। तो उस पे गए हैं उस मिशन पे और 2 लोग थे, तो उन्होंने अपना जो भी मिशन था कंप्लीट किया और नीचे बॉम्बर्स वगैरह पे अटैक जो भी था। और वापसी में जब आए हैं, वेल डन सर, सेकंड पायलट ने इनको बोला और इनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं थी। एक पैराशूट भी ग्राउंड फोर्सेस ने 10 दिसंबर को देखा था बिहाइंड द हिल एरिया, कोई पैराशूट भी ओपन हुई थी उस दिन। यही केस था 10th का जब मेरे हस्बैंड वाज डिक्लेयर्ड मिसिंग। तो बड़ा होपफुल केस था और पैराशूट खुलती देखना, क्योंकि हंटर एयरक्राफ्ट में लो लेवल इजेक्शन भी है, तो तब लग रहा था कि शायद ही इज़ देयर, लेकिन आगे क्या हुआ ये तो nobody knows, पर उम्मीद पूरी है कि he is there। ये युद्ध भले ही देश की पूर्वी सीमा पर बंगाली शरणार्थियों की समस्या से शुरू हुआ, लेकिन अपनी सेना के इन जाबाज वीरों के मिसिंग होने की ये सारी घटनाएं पश्चिमी सीमा पर हुई। युद्ध खत्म भी हो गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन इन मिसिंग अफसरों का कोई पता ही नहीं चला। हम बाहर रहते थे कैंप के, तो मैं कैंप में अंदर गई, जिनके साथ में ये मतलब मुझे पता था कि ये जाएंगे। फिर शाम तक मैं इंतज़ार करती रही। फिर शाम के समय कोई एक ऑफिसर आया और उन्होंने कहा आप घर जाइए, और वो दोबारा से ड्यूटी पे चले गए हैं, वो आ जाएंगे। और तभी उन्होंने ये बताया कि भाई वो जहाज़ जो है वापस लौट के आते समय गिर गया है या क्रैश हो गया है, लेकिन उसमें उन सब लोगों ने वहाँ की जो लोकल जो पुलिस अथॉरिटी है वो ढूंढ रहे हैं, ऊँट वगैरह भेजे हुए हैं और वो मिल जाएंगे।
रेलवे यार्ड में वो के वहाँ ही गिरा था वो प्लेन जो है, क्रैश हो करके। तो उसमें सिर्फ एक सिर मिला था जिसमें घुंघराले बाल थे। उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि भाई इनके जैसे अपने बोलते हैं कंवर साहब के घुंघराले बाल थे क्या, तो वो कोई एक ही बॉडी मिली थी और उसमें उन्होंने एक बाद में उन्होंने 2 कर दिए और 2 के बाद में फिर उनको पता लगा कि इसमें 3 ऑफिसर्स थे, तो यहाँ आगरा में उन्होंने 3 कर दी। मेरे पिताजी का जो जहाज़ था, यूजुअली कैनबरा 2 सीट 2 लोगों का होता है, एक पायलट और एक नेविगेटर। यूजुअली जो जहाज जा रहा था वो दो लोगों का जा रहा था, लेकिन जिस दिन मेरे पिताजी गए थे उस दिन वो 3 लोगों का जहाज था। एक ऐसा वेरिएंट था जिसमें 3 लोग जाते थे, पायलट, नेविगेटर और जूनियर नेविगेटर। जब जहाज गिरा और जब वो लौट करके आए, जब यहाँ पर सारी सब चीज़ें हो रही थी, तो 2 कॉफिन बना दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये 2 वाला जहाज है। इन्हें बाद में ये पता चला कि नहीं, ये तो 3 वाला जहाज था। तब उस पर एक कॉफिन और क्रिएट कर दिया गया, यहीं आगरा के MH में। मेरे पिताजी दिसंबर 1971 की बार में मिसिंग हो गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है 14 जुलाई 1972 को सरकार की तरफ से उन्हें शहीद करार दिया गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੇਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। जब सेना कार्यालय और सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इन परिवारों ने अपने अपने स्तर से कोशिशें करनी शुरू की। कोइंसिडेंटली मेरे मामा जी जो थे वहाँ बीकानेर में DIG थे उस समय, उन्होंने भी उस समय सारा सब कुछ किया और ये देखा कि भाई वहाँ एक ही बॉडी कुछ मिली है, कि सिर मिला है। एक तो नथानी थे, एक थियोफिलस थे, तो उनके थियोफिलस के शायद घुंघराले बाल थे। मेरी मदर के मामा जी, सगे मामा जी उस इलाके के DIG थे बीकानेर रेंज के, तो उनके द्वारा दी गई जानकारी प्लस स्थानीय स्तर पे मम्मी को जो फीडबैक मिला था, उसके आधार पे उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे पिताजी इस युद्ध में शहीद नहीं हुए। 1972 में मेरे जो दादाजी थे उनके एक दोस्त थे अश्विनी कुमार, वो BSF से थे, IG रिटायर हुए थे। तो वो 1972 हॉकी में ओलंपिक्स हॉकी टीम के साथ गए थे जो म्यूनिक ओलंपिक्स थी। तो उन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट थे, कर्नल AI दारा थे, वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ आए थे। तो उन्होंने कर्नल दारा को पूछा, क्योंकि वो उनको जानते थे पहले से, कि आप इसके बारे में पता करो, मेजर बड़ैच के बारे में। तो उन्होंने अपने एक कज़न थे जनरल रियाज, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान के गवर्नर थे, उनको पूछा कि आप पता लगाइए। तो उन्होंने फिर कहा मैं पता लगाता हूँ, और 2-3 दिन लगा के उन्होंने पता लगाया और उनको ये जवाब मिला कि कुछ ऑफिसर्स, उनमें से ये मेरे फादर जो हैं, इनको दरगई जेल में रखा जा रहा है। तो जब ये खबर आई तो जो हमारे परिवार वाले थे वो काफ़ी होपफुल थे कि अगर वो ज़िंदा हैं और उनको रखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि हो जाए। हम लोग परिवार के लोग कितना कर सकते हैं? अगर राष्ट्र के तौर पे अगर राष्ट्र साथ नहीं देगा, सरकारें साथ नहीं देंगी, तंत्र साथ नहीं देगा, एक परिवार क्या कर सकता है? एक परिवार स्थानीय जेल के अंदर एक आदमी की जानकारी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की चीज है। जब तक देश साथ नहीं दे, सरकारें साथ नहीं दें। अधिकारी केवल इन्हें यही समझाते रहे कि आप ये मान लो कि अब वो जीवित नहीं हैं। अगले दिन हमको कहा MH में कि इस तरह से हो गया है, और हम गए तो हमें कुछ दिखाया नहीं, बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद से फिर हम वो ये कहते रहे कि भाई लड़ाई में कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये मान ही लेते हैं इस तरह से कि हो गया है।
कई बार जो लड़ाई की जो जिसको बोलते हैं ना धुंध, द हेज ऑफ द बैटल्स, उसमें कई चीज़ों का कुछ पता भी नहीं चलता। तो कई ऐसे थे जो बाद में पता चला कि अरे ये तो हिरासत में है, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया था यूनिटों ने, क्योंकि उसकी एक और भी वजह है कि चलो जिनकी बॉडीज़ नहीं मिल पाई उनके बारे में कुछ देर तक वेट होती है, लेकिन फिर उनकी परिवारों को बेनिफिट्स देने होते हैं, जो बच्चे, वाइफ्स, पेरेंट्स जो बेसहारा से हो जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि इनको हम बेनिफिट्स देना शुरू कर दें। और इसमें एक ये भी प्रॉब्लम थी कि हमारी सरकार, हमारे देश में कोई मिसिंग इन एक्शन कैटेगरी ही नहीं थी, या तो किल्ड इन एक्शन है या वुंडेड इन एक्शन है। सो जब कोई कैटेगरी ही नहीं है मिसिंग इन एक्शन, तो इनको पर फोर्स किल्ड इन एक्शन घोषित किया और इनकी फैमिलीज़ को बेनिफिट्स देना शुरू कर दिया और चैप्टर क्लोज हो गया एक किस्म से। फिर वीर चक्र अनाउंस हुआ था, मैं नहीं गई तब। देन सेकेंड टाइम ऑल्सो इन्होंने ऑप्ट किया, तभी भी मैंने यही कहा कि अगर वो पाकिस्तान में हैं या कैसे भी, तो हिल कम बैक, उसमें तो कोई वो नहीं है और खुद ही लेंगे। देन थर्ड टाइम दे सेड कि नहीं, अभी हम, अगर आप आ रहे हो मैम तो आके अटेंड कर लो और ये ले लीजिए, वरना विल हैव टू सेंड दिस बाय पोस्ट। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होएगा। फिर तो मैंने अपना थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा मन बनाया कि जाके अटेंड कर लेते हैं। देन आई वेंट विद माय फादर, फिर गए हम वीर चक्र, तब मैंने ये लिया। गवर्नमेंट उनको गैस एजेंसी दे रही थी, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट नहीं करी फिर। एंड 7 साल की लिमिट होती है। जब 7 साल वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी, जब दिल्ली आई तो कॉलेज में पढ़ाने लगी। सरकारी लिमिट होती है 7 साल की, वो ख़त्म होने वाली थी। जो उन ज़माने में एयर चीफ थे, उनकी वाइफ खुद आई उनके पास कि ये गैस एजेंसी ले लो, तुम्हारी 3 छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, कॉलेज करना है, कैसे करोगे? युद्ध जीतने के बाद के हालात भी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए आसान नहीं थे। बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या तब तक नहीं खत्म होनी थी जब तक एक आजाद बांग्लादेश की नींव ना पड़ जाए और पाकिस्तान उसे मान्यता ना दे दे। बांग्ला नेता मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल में थे और पाकिस्तानी सेना के करीब 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और समझौता करने के दबाव बढ़ गए थे। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो उस टाइम पे की प्राइम मिनिस्टर थी ड्यूरिंग द 1971 वॉर जीतने के बाद, उसके पार्टीशन करने के बाद अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव्स में लग गई। उनके 2 मकसद थे, एक तो बांग्लादेश को आज़ाद कराना और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकग्निशन दिलवाना कि ये एक आज़ाद स्वतंत्र देश अब बन गया है, अब ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। और दूसरा, जो बांग्लादेश के टॉप लीडर मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की हिरासत में थे, उनको रिहा कराना ताकि वो जाके बांग्लादेश में कमान संभालें और नया जो देश बनाया है उसकी लीडरशिप संभालें। सो शी वॉज़ वेरी वेरी डेस्परेट कि ये मैं 2 चीज़ें कैसे हासिल करूं। पहली चीज़ उन्होंने क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ एक खुफिया समझौता किया बिहाइंड द सीन्स। ये जनवरी 1972 में ही हो गया था। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा, एक समझौता किया कि आप मुजीबुर रहमान को छोड़ दीजिए और उसको सही सलामत बांग्लादेश पहुंचने दो और हम आपके 93,000 छोड़ देंगे। ये समझौता हुआ, एक खुफिया समझौता था बिहाइंड द सीन्स, जिसके तहत मुजीबुर रहमान को भुट्टो साहब ने छोड़ दिया। वो बांग्लादेश पहुंचे और वहाँ की कमान संभाल ली। लेकिन 93,000 जो कैदी थे, उनकी जो रिहाई और 2 साल लटक गई, क्योंकि बांग्लादेश
वॉज वेरी एडमेंट कि जब तक पाकिस्तान नहीं रिकग्नाइज़ करेगा हमारे को तो हम उनके साथ कोई भी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। और बातचीत का मसला क्या था, ये 195 जो कैदी, जो सीनियर ऑफिसर्स जो इंडिया की हिरासत में थे, इन्हीं 93,000 में शामिल थे। ये उनको तो भेजने को तैयार थी सरकार, लेकिन मसला अटका हुआ था ये 195 के बारे में, जिनके बारे में बांग्लादेश कहता था कि हम इनके ऊपर मुकदमा और इनको वॉर क्राइम्स, एंड पाकिस्तान कह रहा था अब हरगिज़ ये नहीं हम होने देंगे। अपने इन 195 अधिकारियों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने अपने यहाँ के रिकॉर्ड में जितने भी भारतीय युद्धबंदी थे उन्हें रिहा कर दिया और भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि वो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। 1973 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया और जिसमें सारे तथ्य उन्होंने रख दिए कि भारत ये अत्याचार कर रहा है और भारत इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है और भारत के ऊपर सारे आरोप लगा करके, और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय ICJ के अंदर केस फाइल कर दिया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि वियतनाम वॉर वहाँ ख़त्म ही हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े बड़े फुल पेज विज्ञापन दिए गए कि हमारे लोग कब वापस आएंगे, हमारी मदद करो। अमेरिका के माध्यम से भारत सरकार के ऊपर दबाव डलवाया और विभिन्न दस्तावेजों से ये सिद्ध भी होता है, पाकिस्तान ने US को इसका श्रेय भी दिया कि US के प्रेशर के कारण इंडिया को पाकिस्तानी POWs रिलीज़ करने पड़े। इसके अलावा विभिन्न जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, अमेरिका के प्रेशर में, अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, उन्होंने हमारी सरकार को चिट्ठियां लिख लिख कर उनको बताया कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी 195 लोगों को छोड़िए। फाइनली कुछ मुस्लिम देशों के प्रभाव में आके पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ किया। ये जितने भी 93,000 इंक्लूडिंग 195 इंडिया ने रिहा कर दिए और ये वापस चले गए। उस वक्त इंदिरा गांधी जी इतना ज़्यादा दबाव में आ गई कि वो अपने लोगों के बारे में तो भूल ही गई और वो इस तरह से सोचने लग गई, जो अलग अलग जगह हम लोग पढ़ते हैं, वो इस तरह से सोचने लग गई किसी तरह से इनको दे के और अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बदनामी बहुत हो रही है। उन्होंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे लोग भी तो हैं, हम उनके बारे में पूछें, हम जांच कर लें कि हमारे कोई छूट तो नहीं गए। उनका आखिरी आदमी जाने से पहले भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था, पुष्ट अपुष्ट, क्या कोई ऐसी सूची तो नहीं है, ऐसे लोग तो नहीं है जिनका नाम वहाँ पे प्रकट हो रहा हो पाकिस्तान में रहने वाली सूची में। दिसंबर 1971 में टाइम मैगजीन में एक फ़ोटो छपी जिसमें भारतीय युद्धबंदी एक सलाखों के बाहर से झांक रहे। वो टाइम मैगजीन पे जो फ़ोटो थी वो घोष साहब की थी। अब वो जब फ़ोटो छपी तो क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि 1972 और 1975 में तो 3 साल का अंतर था। आपने अंतिम पाकिस्तानी जनरल नियाजी को 1975 में छोड़ा था, तो इस दौरान आपने सारे तथ्यों के आधार पर अपने लोगों की सूची क्यों नहीं बनाई और उन्हें क्यों नहीं मांगा? इस बीच मिसिंग अफसरों का ये मसला एक बार फिर उस समय उठा जब ऐसे ही एक मिसिंग अफसर मेजर अशोक सूरी के घर वालों को उनकी सलामती की एक चिट्ठी मिली। टाइम मैगजीन की फोटो और मेजर सूरी की चिट्ठी की खबरों ने इन परिवारों की आंखों में फिर से एक चमक जगा दी। मेजर सूरी ने कराची से चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को 1975 में, और उसमें 3 बार उसे भेजने का प्रयास हुआ। तीनों तारीखें 1975 की थी और उसमें यह लिखा था कि अपने पिताजी को उन्होंने प्रणाम बोला। प्रणाम बोलने के बाद उन्होंने कहा कि वो वहाँ सुरक्षित हैं और उनके जैसे 20 अधिकारी और उनके साथ मौजूद हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पाकिस्तान से संपर्क करके उनको रिहा करा सकती है। हैंडराइटिंग वेरीफाइड हुई, मेजर सूरी की ही थी। 20 अधिकारी कौन थे, अन्य लोग कहाँ पर थे? कराची में इतने लोग थे तो पिंडी की जेल में कितने थे, कोट लखपत में कितने थे, भावलपुर में कितने थे, फैसलाबाद में कितने थे, ये किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक मलाकंद की जेल है, उस मलाकंद की जेल में भी हमने सुना है कि कुछ सैनिक वहां भी रखे गए थे, जो बिल्कुल ट्राइबल एरिया है बलूचिस्तान का। जब 20 अधिकारी मेजर सूरी के पत्र में उनके साथ थे, तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं उस बात को गंभीरता से लेकर के उनकी रिहाई का प्रयास किया? यह सवाल बनता है।
और भी लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रूफ यहाँ वहाँ से आना शुरू हो गया। तो इन सब प्रूफ के साथ जब रिश्तेदार धीरे धीरे सरकार के पास पहुँचने लगे, तब थोड़ा सा पता चला कि अरे हमारे तो पाकिस्तान ने काफ़ी सारे रखे हुए हैं अभी भी। रेड क्रॉस ने भी, औरों ने भी बहुत बार इंडियन रिश्तेदारों को ये बोला कि हम आपके रिश्तेदारों को फिर भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तानी हिरासत में, जेलों में, यहाँ वहाँ, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको किल्ड इन एक्शन या युद्ध में शहीद घोषित किया हुआ है। तो जो शहीद ऑलरेडी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में घोषित है, तो हम उसको क्या ढूंढ सकते हैं। 1976 में फाइनली इंटरनेशनल रेड क्रॉस को भारत सरकार ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हमारे से गलती हो गई है, ये अफसर किल्ड इन एक्शन नहीं है, ये मिसिंग इन एक्शन है, और आप देखिए अगर आप इसको ढूंढ सकते हैं। इस बीच सरकार के कई विभागों को लगा कि अलग अलग विभागों के पास इतनी सूचनाएं हैं, उन्हें एक जगह दर्ज किया जाना चाहिए। जब इनकी बैठक हुई और जानकारियां साझा की गई, तो पता चला कि एक दो नहीं बल्कि लगभग 54 अधिकारी मिसिंग की कैटेगरी में हैं। कई लोगों को तो तब पता लगा कि हमारा भी रिश्तेदार अभी मिसिंग है। वो शायद सोच रहे हो कि ये लड़ाई में मर ही गए हों, है ना। तो उसके बाद कुछ और लोग थे, फिर वो आगे आए जब ये लिस्ट पहले लोकसभा में दी गई। फिर उनको पता लगा कि ऐसा भी कोई केस है। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारी भी रिश्तेदारों की हमने यहाँ खबर सुनी है, यहाँ खबर सुनी है, इसलिए ये बन के फिर 54 हो गया था। उधर मेजर सूरी की चिट्ठी मिलने के बाद उनके परिवार वालों ने भी ऐसे सभी लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। मेरे जो नाना जी थे ब्रिगेडियर बंद सिंह, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया। ऐसे ही और कुछ लोग थे, वो इकट्ठे हुए और फिर वो इकट्ठे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चक्कर लगाने लगे। एक बार एक एनोनिमस कॉल आया कि भाई आप अब लेटर लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि मैंने तो बहुत लेटर लिखे। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, बोले उससे आपको क्या है, अब आप लेटर लिखिए, अब आपको जवाब मिलेगा। तो मैंने फिर से मिसेस गांधी को एक लेटर लिखा। जवाब आया और उस चिट्ठी के अंदर ये लिखा हुआ था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनोहर पुरोहित अ मिसिंग डिफेंस पर्सनल। तो उस पॉइंट के ऊपर मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने अपनी विभिन्न जानकारियों के आधार पर, जो भी उनके पास सोर्सेज होते हैं जिनसे जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने इस फैक्ट को इस्टेब्लिश कर लिया कि मेरे पिताजी पाकिस्तान के अंदर एक कैदी के तौर पे मौजूद हैं। उसके बाद से लगातार चाहे पार्लियामेंट की लिस्ट रही हो और चाहे विमेन फोरम पे जो बात उठती है, सरकार के सामने उठती है, अलग उठती है, सब जगह मेरे पिताजी का नाम उसके अंदर मौजूद है। दिस इज़ वायलेशन ऑफ जेनीवा कन्वेंशन कि अगर कोई भी देश लड़ाई बंद होने के बाद भी दूसरे देश के कैदी रखे, जब सीज़ फायर होता है और सुलह एग्रीमेंट होती है, जैसे हमारे वो शिमला एग्रीमेंट हुई थी, उसमें वापस आए हैं कैदी दोनों साइड के, उसके बाद भी अगर रखे गए हैं तो ये वायलेशन ऑफ द जेनीवा कन्वेंशंस है। मतलब बहुत ही दुखद ये है कि हमारी सरकार ने ये कबूल किया है कि हम इसलिए नहीं इस इशू को इंटरनेशनलाइज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम जो हमने शिमला एग्रीमेंट है उसके तहत हमने ये माना है दोनों देशों ने कि हमारे बीच में जो भी इशू या कोई डिस्प्यूट या कोई मसला आएगा, ये हम आपसी सहमति में इसको सुलझाएंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें नहीं शामिल करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि आप युद्धबंदियों के मामले में आप आईसीजे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप सिग्नेटरी हैं पैक्ट के, तो कुलभूषण जाधव के मामले में आप कैसे चले गए? और अगर आप गए भी, अच्छी बात है कि आप गए भी, तो आप अब युद्धबंदियों के मामले में आपको जाने में क्या तकलीफ हो रही है? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आपको नहीं जाना चाहिए? जब जनरल ज़ियाउल हक के साथ राजीव गांधी की बायलैटरल मीटिंग हुई थी, उसमें आपने स्पष्ट तौर पे यह माना था कि मेजर सूरी का जो पोस्ट कार्ड आया है उसकी हैंडराइटिंग वेरीफाइड है। आपने खुद ये कहा था कि हैंडराइटिंग वेरीफाइड है। जो आर्काइव से जो डॉक्यूमेंट निकले हैं उस बातचीत के जो उसके अंश आए हैं,
उस अंश में आपके अधिकारियों ने साफ कहा है कि हमने वेरीफाई कराया था और ये मेजर सूरी की राइटिंग है। क्या आप इस आधार पर नहीं जा सकते? क्या आपको नहीं जाना चाहिए? क्या आपकी जिम्मेदारी इस देश के एक सैनिक, एक अधिकारी के प्रति, एक फौजी के प्रति नहीं बनती है कि अगर वो किसी दूसरी जगह फंस गया तो आप उसकी लड़ाई लड़ें, या आप उसे छोड़ देंगे ऐसे ही, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी बलि चढ़ा देंगे? कौन देखेगा? मोहनलाल भास्कर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो 6 साल पाकिस्तान जेल में रहे थे और 1974 में वापस आए। उन्होंने एक किताब लिखी है, मैं भारत का जासूस था। तो उस किताब में भी उन्होंने मेंशन किया कि जब वो कोट लखपत में थे, वो एक मेजर अयाज अहमद सिपरा और कर्नल आसिफ शाफी को मिले वहाँ। ये दोनों भुट्टो के अगेंस्ट कंस्पायर करने के लिए जेल में थे। उन्होंने फिर इनको बताया कि जब हम अटक जेल में थे तो वहाँ उन्होंने बोला कि मैं एक गिल हैं इंडियन एयरफोर्स के और एक और मेजर सिंह थे इंडियन आर्मी के, उनको मिला और हम इकट्ठे बैडमिंटन खेलते थे। आसिफ शफ़ी को जब मैंने फ़ोन किया तो पहले वो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जब उनको सारा कुछ बताया, उनको लग रहा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और कुछ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्पाइंग कर रहा हूँ उनके ऊपर। तो मैंने उनको जब एक्सप्लेन किया काफ़ी कुछ, तो फिर वो तैयार हो गए बात करने के लिए मेरे से। उन्होंने मेरे को ये बोला कि वो अटक फोर्ट की जेल में विंग कमांडर गिल और एक और कोई पेंटर थे दिल्ली से, जिनका उन्होंने नाम सोहन बताया। कह रहे कि हम तीनों एक ही सेल में थे और वी यूज्ड टू शेयर द सेम सिगरेट, क्योंकि सिगरेट बहुत मुश्किल से मिलती थी। ये एक बहुत सॉलिड सा मुझे लगा कि प्रूफ है। कुछ डीक्लासिफाई हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिकॉर्ड्स, उसमें ये पाया गया मिनट्स ऑफ वन मीटिंग बिटवीन 2 फॉरेन सेक्रेटरीज़, इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज़ की एक मीटिंग हुई थी, 80s की बात है। उसमें हमेशा की तरह इंडिया ने अपनी लिस्ट सामने पेश की कि ये हमारे कैदी हैं जी, प्लीज़ इनको वापस कीजिए। बस आपस में ही बातचीत कर सकते थे, पाकिस्तान मना कर देता था कि नहीं है। लेकिन एक मीटिंग में पाकिस्तान ने माना कि हाँ, ये जो नाम हैं, इन मिलते जुलते नामों के लोग हमारे पास हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी प्रिजनर्स की कैटेगरी में हैं, जासूस हैं। अगर POW की कैटेगरी में हिरासत में रखें फिर तो जिनीवा कन्वेंशंस लागू हो जाती हैं। अगर आप जासूस की कैटेगरी में रखें तो फिर जो दुश्मन देश है वो कुछ भी कर सकता है उन सिपाहियों के साथ। सबूत काफ़ी आते रहे हैं बीच बीच में ओवर द इयर्स, लेकिन इंडिया ने आपसी जो बायलैटरल बातचीत के दायरे के बाहर इस इशू को कभी भी नहीं उठाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो गया, बहुत कन्वीनियंट हो गया। उनको पता था कि ये कभी UN नहीं जाएंगे, तो वो कोरा जवाब देते थे कि नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। एंड सरकारें वापस आके रिश्तेदारों को कह देती थी कि पाकिस्तान ने तो मना कर दिया है, ये मामला ही खत्म। भारत सरकार बातचीत के जरिए अपने युद्ध बंदी मांगती रही और पाकिस्तान अपने यहाँ युद्ध बंदी होने की बात नकारता रहा। सरकार से यहाँ ये चूक हो गई कि अगर कोई भारतीय वहां स्पाई कैटेगरी में भी बंद है तो इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से उन कैदियों की मुलाकात के लिए तो दबाव बनाना चाहिए था, जिससे उनकी पहचान तो उजागर होती और उनके परिवार वालों को भी पता चलता कि कम से कम वो जिंदा तो हैं। ये जो मिसिंग 54 है, इनके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। आपको पता होगा कि एक पंजाब से कोई कारपेंटर ओमान गए थे काम करने के लिए, वहाँ पे वो एक इंडियन सरदार जी को मिले जो 65-71 वॉर से मिसिंग है। और जब वो कारपेंटर वापस इंडिया आए तो वो जो सरदार जी उनको ओमान जेल में मिले, उनके बेटे को उन्होंने आई थिंक सब बताया। दुगरी गांव का एक व्यक्ति था जो हमारे पास आया, उसने ये हमें बताया कि मैं मस्कट में गया था, मैं दुगरी का रहने वाला हूँ, जहाँ पर हमने बचपन में रहते थे, और हमारे पास आया और उन्होंने बताया कि मैं आपके पिताजी को मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे सारा कुछ उनके बारे में बताया, तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते हैं, कैसे गए। फिर उस व्यक्ति लाला जो है उसने बताया कि मैं मस्कट में एक लेबर की तौर पे काम करने गया था कंपनी के थ्रू। वहाँ कंपनी वालों ने रिपेयर करने के लिए मस्कट जेल में अंदर हमको भेजा था। हम लेबर की तौर पर वहाँ गए, वहाँ काम कर रहे थे, काम किया, रिपेयर की। रिपेयर करते दौरान हमें एक व्यक्ति मिला जो कि अरबी हुलिया में था।
उसने मुझसे पूछा, जो मैंने ऊपर परना बाना हुआ था, टर्बन बाना हुआ था छोटा सा, उन्हें हमको पूछा भी तू सरदार है? हाँ। कहाँ से आया है? तो उसने बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा गांव दुगरी है जो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। फिर उसने पूछा, ये तो मेरा ससुराल है। उन्होंने मेरे मामा जी का 2-3 का नाम भी लिया, तो उन्होंने सोचा भी सही बंदा ठीक बोल रहा है। उसने अपना गांव जो मेरे पिताजी ने उस लाले को बताया कि मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं पमौर विलेज का रहने वाला हूँ जो डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब में है। और उसके बाद उनको विश्वास हो गया और उन्होंने मेरी सेवा पानी किया, उन्हें खाना बाना खिलाया और हमसे बातचीत की। फिर लाला बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे साथ 5 और आए थे, जो कि हमको अरेस्ट करके यहाँ छोड़ दिया गया इस जेल में। हम यहीं पर काफ़ी देर से यहीं रह रहे हैं, पुराने समय से। मुझे यहीं छोड़ दिया 2 को, बाकी 3 को और कहीं शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तब से भाई मैं अकेला ही हूँ जो यहाँ काम कुम करता हूँ, यहाँ इनके प्रबंध करता हूँ, माड़ा मोटा यहीं रहता हूँ। और चलो, उन्होंने एक और बात कही भी, मेरे घर में जाकर मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, भी वो बड़े परेशान होंगे, दिक्कत में आएंगे, इसलिए भाई आप जैसे आए हो ठीक है, अच्छा लगा, भाई मेरे बारे में बताना नहीं। लेकिन लाला हमको बता कर गया कि ऐसे है वहाँ पर। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी किया, सरकारों को भी रिक्वेस्ट किया, सरकार की तरफ से वहाँ देखा गया या पूछा गया उनसे, उनके जवाब मिला भी नहीं, वहाँ कोई नहीं है। पाकिस्तान के नेताओं की ओर से भी कई बार अनजाने में ऐसी बातें निकलती रहीं जिनमें वहां की जेलों में भारतीय युद्ध बंदियों की मौजूदगी की बातें कबूल की गईं। बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में बोला था, एडमिट किया था कि उनके पास 41 इंडियन आर्मी के लोग हैं, आर्मी या एयरफोर्स के, और उन्होंने कहा था कि मैं पता भी करती हूँ। और उन्होंने ये बोला था कि ये मुझे बहुत सालों से पता है। उन्होंने कहा कि जब उनके फादर भुट्टो कोट लखपत में थे, उस समय उनको रात को चीखें सुनती थी, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उनको बताया गया कि इंडियन आर्मी के ये लोग हैं जो यहाँ कैद हैं। ये विक्टोरिया शोफील्ड ने, एक बीबीसी की रिपोर्टर थी, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है उस समय पर। लेकिन ऐसी बातों से भी जो फायदा भारत सरकार उठा सकती थी, वो उठाने में चूक गई। इसके अलावा और भी जो जानकारियां थी जिनसे इन लापता जाबाजों के बारे में कुछ पता चल सकता था, उसके लिए भी सरकार के स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए गए। अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पूरी मदद करी थी। जनरल चक ईगर जो थे, जो बहुत बड़े पायलट थे, उन्होंने पाकिस्तान में रह करके एयरफोर्स के युद्ध का संचालन किया था। एक भी इंडिया का जहाज कहीं गिरता था, चक ईगर हेलीकॉप्टर से वहां जाते थे और मलबे का खुद इंस्पेक्शन करते थे। और क्योंकि ये रूसी जहाज थे, इसलिए उस मलबे को वो बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों में डाल करके अमेरिका लेके जाके उनका एनालिसिस करते थे कि रूस की टेक्नोलॉजी क्या है। चक ईगर से मेरी खुद बात हुई, वो भी अब नहीं, उनकी 2-3 साल पहले डेथ हो गई। चक ईगर ने अपनी बुक में भी लिखा था और मेरे को भी लगा देगा 30 और इंडियन पायलट्स जो उन्होंने जेल में देखे। सो आई थिंक 30 ऑड कुड मीन 31, कुड मीन 39, 30 ऑड उन्होंने बोला। वापस कितने आए? आई थिंक 15 या 10-15 ही वापस आए। सो जब मैंने उनको बोला कि ओनली इतने ही वापस आए, ही सेड नॉनसेंस, मेरे से बोले कि नो दैट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव सीन 30 ऑड, यू आर लाइंग। मेरे से बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन ही सेड कि आई डोंट वांट टू टॉक एनी फर्दर, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट ऑफ दीज 2 रोग नेशंस। एंड फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने और मेरे को ये बोल दिया कि दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करना। जनरल मुशर्रफ ने आगरा में समिट करी थी। उस दौरान मैं मेरे दोस्तों के साथ हमने एक मार्च निकाला था बैनर लेकर के, और उसमें हमने कहा था कि युद्धबंदियों को रिहा करो। हमने जितने परिवार यहाँ पर थे, चाहे गिल साहब थे, चाहे मिसेस तांबे थी,
जैन साहब थे, तमाम जितने भी परिवार आसपास थे, कर्नल पट्टू थे, तमाम लोगों को हमने यहाँ बुलाया। सब लोगों को बुला करके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें पूरे विश्व का मीडिया मौजूद था। जितनी बड़ी मुशर्रफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उतनी बड़ी युद्धबंदियों के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस दिन शाम को जो एडिटर्स रुके हुए थे एक होटल के अंदर, सरकार ने उनका इंतज़ाम कर रखा था शेरेटन, मुगल शेरेटन में, वहाँ पर मैं सारे एडिटर्स से मिला। दिलीप पडगांवकर साहब इस दुनिया में नहीं है, मैं मतलब उनको याद करना चाहता हूँ मैं। उन्होंने मुझे बोला कि यंग मैन, मुझे नहीं पता मैं कितना तुम्हारे लिए कर पाऊँगा, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि कल सुबह मुशर्रफ के साथ एडिटर्स की मीटिंग है, ब्रेकफास्ट मीटिंग है, उसमें मैं तुम्हारी बात ज़रूर उठाऊँगा। और मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस मीटिंग में उस बात को उठाया, जिसके जवाब में जनरल मुशर्रफ को ये कहना पड़ा कि मैं भी एक फ़ौजी हूँ, मैं मेरे यहाँ पर क्यों रखूँगा, और परिवार चाहे तो आकर के इसकी जांच कर, जेलों की जांच कर लें। जिसी श्रृंखला में फिर 2007 में परिवार जाकर के जांच करके आए थे। 2007 में फिर वो जर्नी अरेंज हुई, उसमें मैं भी गई थी। वहाँ उन्होंने हमें सारी जेलें दिखाई, लेकिन सबसे पहले हम लाहौर गए, कोट लखपत जेल में। हमने जब पूछा सबसे तो सबने यही कहा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बता रहे थे कि आपके लोग पीछे हैं, कहीं गए, कहीं उन्होंने उनको वो कर दिया है। लाहौर की जेल में उन्होंने कहा कि हमारे पास में ये रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड में जो भी कोई अंदर जेल से जाता है और आता है उसका सबका रिकॉर्ड है। तो लेकिन वो उर्दू में थे और हमारे को किसी को उर्दू आती नहीं थी और कोई ट्रांसलेटर था नहीं वहाँ। फिर उन्होंने कुछ इंतजाम किया ट्रांसलेटर का, और कराची की जेल में फिर हमने ये कहा कि अगर ऐसा है तो जो हमारे पहले लोग गए थे, जो पहली 2 लिस्टों में, उनके नाम आप हमें दिखाइए कि भाई वो इनमें हैं। तो वो लोग कुछ दिखा नहीं पाए। जब 2007 में हम पाकिस्तान गए हैं, कोई भी इन्होंने डिफेंस के अपने प्रिजन्स या सेल्स हमें नहीं दिखाए, और हमारे तो बल्कि पासपोर्ट पे भी उस पर बैन था कि आप कोई भी डिफेंस साइट नहीं जा सकते हैं। तो कुछ भी हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिले हमें। अगर हम ऐसे में जाए तो 10 बारी और भी जाए आए, वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी, फैमिली कैसे मान ले कि द पर्सन इज़ डेड? वो तो यही माने, वो तो उम्मीद में ही बैठे रहेंगे। आज मतलब मेरी मदर लॉ खुद आज 52 ईयर्स हो गए, सब उम्मीद पे ही जीते हैं कि शायद एक दिन वो वापस आ जाए, और कोई रीज़न नहीं उनके जीने का। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने तो हमने उनसे मुलाकात करी। तब उन्होंने रक्षा मंत्री के विभिन्न अधिकारियों को बुला करके सामने बात करी। तो उन्होंने एक ही बात उनसे पूछी कि ये बताओ कि क्या इनके अवशेष मिले थे? तो अधिकारियों ने बोला कि नहीं, अवशेष तो नहीं मिले थे। तो वहीं से उन्होंने अपने उसको पूरी तरह से उस बात को समझ करके उन्होंने कहा कि भाई जब अवशेष नहीं मिले तो कोई परिवार कैसे मान लेगा कि युद्ध में शहीद हुए हैं। और तभी से ये परिपाटी उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पे शुरू करवाई कि शहीद का जो शरीर होता था, शहादत के उपरांत, वो पैतृक गांव में ला करके और जनता के समक्ष उसका दाह संस्कार करने की जो नियम बनाया, ये माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारी बात को सुनने और समझने के बाद बनाया, जिससे कहीं भविष्य में किसी को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी न रहे। अगर वो शहीद हो जाता है, दुख तो होता है, लेकिन शहादत तो लड़ाई का हिस्सा है, तो परिवार को तसल्ली हो जाती है दुख के साथ साथ। अगर बंदा किसी भी कोई डेथ हो जाती है, तुम देख लेते हो, बॉडी भी आ जाती है और तुम कर देते हो उसके लिए, तो तुम्हें पता है कि यस ही इज नो मोर। लेकिन हम तो बहुत दुख और दर्द से जिए हैं। मेरी मम्मी को देखें या वो लेडीज़ को देखें जिन्होंने कितने साल उस वेट में गुजारे, क्योंकि जब एक फौजी जंग में जाता है वो अकेला नहीं जाता है, इनविजिबली उसका पूरा परिवार वॉर में शामिल होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि उनकी टेक केयर करे, जो मिसिंग है उनको वो ढूंढे? मैं समझता हूँ इन पीड़ा को हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को, सरकारों को, लोगों को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए और इस दुख में एक दूसरे का एक कंधे से कंधा मिला करके साथ देना चाहिए, क्योंकि उन वीर जवानों ने
हमारे राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी। एक तो दुनिया से चले जाता है, शहीद कहलाता है, ये शहीद का बच्चा है। सवाल पैसे का नहीं है, बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, पर ये तो रोज तड़पना है, मेरा पति जिंदा होगा। और मैं ये समझती हूँ कि जब दूसरे देश वर्ल्ड वॉर के भी अपने लोग उनके रिमेन्स भी ढूंढ रहे हैं, तो हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए। पहले तो इन लोगों का ठिकाना पता लगा जाए, लोग हैं कहाँ, किस हालत में हैं, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और ये लग सकता है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान में ये कोई पता लगाना कोई इतना मुश्किल ये नहीं है। बलोची भाई आपके साथ है, सिंधी भी आपके साथ हैं, उनके साथ नहीं है। पश्तून का एक बहुत बड़ा खेमा आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं लगाया जा सकता है। कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। अगर इसके लिए स्पेशल ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़े तो उससे भी परहेज़ नहीं करना चाहिए। आखिर बालाकोट की किसी ने कल्पना की थी? वो भी पीओजे में नहीं, पीओजे के बाहर जाके हमने वो कार्रवाई की। तो ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। एक भी जीवित है और उसको हम वापस ले आएं तो ये भारतवर्ष की बहुत बड़ी जीत होगी। ये असूलों की बहुत बड़ी जीत होगी। उस असूल की कि एक अच्छी सेना, एक अच्छा देश अपने सिपाहियों को कभी दुश्मन के पीछे नहीं छोड़ता, अपने घायलों को कभी दुश्मन के हाथ नहीं पड़ने देता, और पड़ भी जाएं तो उन्हें वापस लाता है। एक दो नहीं, 54 ऑफिसर्स हैं। सबके लिए सब लोग करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई क्यों नहीं करता? मैं मोदी जी से यही कहती हूँ कि इनको क्यों नहीं लाना चाहते वो? या तो उनको पता नहीं है, और पता नहीं है तो उनके संज्ञान में लाया जाए कि इस तरह से 1971 की लड़ाई में लोग घर से गए और उसके बाद लौट के नहीं आए। 1962 की लड़ाई के बाद लता मंगेशकर ने वो गाना गाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए है। वो है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो लौट के घर ना आए। ये बासठ की लड़ाई में तो मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद लता मंगेशकर ने ये गीत गाया था। तब नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर लागू होगा। किसी को याद नहीं है, कोई याद नहीं रखता।